चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमने जो सवाल किए थे उससे क्या आगे बड़ा एक छोटा सा एक्सटेंशन और है। हमारे पास एक क्यूब है, बड़ा लिख दे देता हूं, दिस इज क्यूब, बड़ा एग्जांपल है। ठीक, इस क्यूब के सेंटर पर बड़ा एक क्यू चार्ज रखा हुआ है मिड पॉइंट पे, और इस क्यूब का जो एक फेस है बड़ा वहां पर एक डायगोनल लिए और बड़ा मैंने एक थोड़ा सा 1/4 ऑफ द फेस ऐसे शेडेड कर रखा है। मैंने पूछा बड़ा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना है। तो चलिए बेटा इस क्यू चार्ज से कुल मिलाकर जो फ्लक्स बाहर निकलेगा हम सब जानते हैं बेटा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो सारा का सारा फ्लक्स ऑफ कोर्स इस क्यूब से निकलेगा। जितना फ्लक्स निकल रहा है बेटा वो सारा का सारा कितना निकल रहा है आप लोग जानते हो, नेट फ्लक्स जो निकल रहा है इस चार्ज दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारा फ्लक्स निकल कहां से रहा है, तो आप बोलोगे सर जो 6 फेसेस हैं उनमें से निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेयर इनफ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अगर बेटा सारे के सारे फेसेस में से निकल रहा है तो आखिर इस एक फेस में से कितना निकलेगा। तो आप कहोगे कि सर इस इकलौते फेस में से जो फ्लक्स निकलेगा बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज मिड पे रखा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे रखा है, तो जितना फ्लक्स इससे निकलेगा उतना ही फ्लक्स इस वाले सरफेस से, उतना ही इससे, उतना ही इससे, उतना ही इससे। तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है बेटा वो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, जैसा हम देख भी चुके थे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रखा, हमसे ये पूछ रखा है कि बताइए कि इस फेस के भी इस हिस्से में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो अगेन बेटा आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो हिस्सा है ये इस फेस का 1/4 हिस्सा है, 1/4 तो है ही है, साथ ही साथ इस पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला हिस्सा, इस पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला ट्रायंगल, या फिर इस पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला ट्रायंगल, या फिर इस पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला ट्रायंगल, या फिर बेटा इस पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला ट्रायंगल। चारों ट्रायंगल एक जैसे हैं, चारों के एरिया भी सेम है, और इस पॉइंट चार्ज से सबके जो पोजीशन है वो भी एक जैसे सी है। तो ऑफ कोर्स इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो सेम ही आएगा। अगर सबसे सेम आएगा तो इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो इसका कितना आएगा, उसका 1/4 आएगा। तो आप कह सकते हो कि सर इन चारों में से दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों में से नेट फ्लक्स जो गुजर रहा है वो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट गुजर रहा है। चारों में से बराबर फ्लक्स गुजर रहा है, तो पक्की बात है कि एक में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसका 1/4। तो इस एक ट्रायंगल में से जो फ्लक्स आया बेटा दैट इज क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा अपना आंसर है, ये बड़ा अपना आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल हो बड़ा बिल्कुल सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। आपके पास बेटा सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। आपके पास एक बड़ा क्यूब है और इस बार एक पॉइंट चार्ज पड़ा है क्यूब की वर्टेक्स पर, और क्यूब की वर्टेक्स पर अगर पॉइंट चार्ज पड़ा है तो उसके कारण किस किस सरफेस से कितना कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा हमें वो जज करना है, हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक, सुनिए बेटा हमारे पास ये क्यूब, इस क्यूब की वर्टेक्स पर बड़ा एक पॉइंट चार्ज पड़ा है। ऐसे कह सकते हो कि वर्टेक्स पर पड़ा है तो मतलब पॉइंट चार्ज को आप एक छोटा सा स्फीयर मान सकते हो जिसका रेडियस टेंडिंग टुवर्ड 0 है, मतलब बहुत छोटा है, और उसका सेंटर जो है बड़ा वो एक तरह से वर्टेक्स को कोइंसाइड कर रहा है। इस बात को हम बोलते हैं कि ना ये चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स। ये बड़ा आपका क्यूब, ये आपका क्यूब, ये बड़ा आपका क्यूब। ठीक है, दिस क्यू चार्ज इज एट वर्टेक्स ऑफ क्यूब, बड़ा क्यूब के वर्टेक्स पर है। या फिर अलग शब्दों में कहूं तो ऐसा कह दूं कि
ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है इसको आप बड़ा एक तरह से स्फीयर मान सकते हो, जिसका रेडियस बड़ा टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मतलब बहुत बहुत छोटा है, और उसका जो सेंटर है बड़ा वो एक तरह से एट वर्टेक्स। फिर ना ये जो बड़ा क्यूब है इसके बड़ा मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे बड़ा हमारे पास ये क्यूब है। फिर ना अब पहला सवाल तो बड़ा ये है कि इस क्यूब में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surfaces of cube। जो बड़ा इस क्यूब की 6 सरफेसेस हैं उससे कुल मिलाकर कितना फ्लक्स गुजरा, तो ये निकालना आसान सा काम है। अगर ये क्यू चार्ज बड़ा वर्टेक्स पर ना होता और हल्का सा भी अंदर होता, बिल्कुल अंदर होता, तो इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज क्यू होता, टोटल चार्ज क्यू होता तो फ्लक्स जो निकल रहा होता वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा होता, और कुल मिलाकर जो 6 फेस है उस क्यूब के उनसे बड़ा नेट फ्लक्स जो बाहर की तरफ निकल रहा होता दैट वुड हैव बीन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट वी नो इट वेरी वेल कि बड़ा इस क्यू चार्ज से जो फ्लक्स निकल रहा है वो सारा का सारा बड़ा इस क्यूब में से निकल रहा है, कुछ फ्लक्स बड़ा बाहर भी निकल रहा होगा, क्योंकि बड़ा ये जो क्यू चार्ज है ये थोड़ा अंदर है बड़ा थोड़ा बाहर भी है। हाँ, इस तरह से बड़ा कुछ लाइंस हैं जो बड़ा अंदर भी है। काश हम ये पता कर पाते कि अंदर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, बड़ा इसको सोचते हैं। मैं इस वर्टेक्स को बना रहा हूं, ए वाले वर्टेक्स को, बड़ा दिस इज पॉइंट ए, यहां कहीं बड़ा आपका ये क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज को मैंने ऐसे एक सॉलिड स्फीयर टाइप दिखा दिया, ठीक है। अब आप इस बात को समझते हो कि इसके अंदर वाला जो चार्ज है ना वो क्यू नहीं बड़ा, क्यू से कम है, क्यू का सिर्फ एक हिस्सा ही है जो अंदर है। अब कितना अंदर है ये सोचना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो वर्टेक्स है ये ऐसे कितने क्यूब शेयर करेंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके पास ये वर्टेक्स कॉमन होगी। तो आप इस बात को सोचना बेटा कि इस क्यूब के साइड में एक क्यूब लगा दूं मैं, ऐसे ऐसे, तो ये वाला वर्टेक्स बड़ा उसमें भी आएगा, एक इसके पीछे क्यूब लगा दूं उसमें भी बड़ा ये वर्टेक्स आएगा, इसके पीछे एक क्यूब और लगा दूं उसमें भी वर्टेक्स आएगा। तो 4 क्यूब तो बड़ा बिल्कुल इस प्लेन के अंदर हो गए जिसके लिए ये वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे ही 4 क्यूब इन चारों क्यूब के ऊपर होंगे जिसके पास ये वर्टेक्स होगी। इट मींस दैट दिस वर्टेक्स हैज बीन शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। ऐसे 8 क्यूब्स हैं जिनके पास बड़ा ये वर्टेक्स होगी, जिनके पास ये वर्टेक्स होगी। 4 क्यूब बड़ा इसी प्लेन में और 4 क्यूब उस प्लेन में। तो बाय सिमेट्री मैं कह सकता हूं कि अंदर जो चार्ज आएगा, मतलब ये सारा का सारा क्यू चार्ज है ये 8 रूम्स के अंदर बट गया। कौन से रूम में? इस रूम में, मतलब इस क्यूब में, इसके साइड वाले में, इसके पीछे वाले में और डायगोनल वाले में। इसी तरह से 4 नीचे बड़ा 4 ऊपर। तो बाय सिमेट्री इसका जो अंदर चार्ज आया है बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ क्यू बाई 8, सिर्फ और सिर्फ 1/8 जो चार्ज है बेटा वो हमारा इस क्यूब के अंदर है। सिर्फ 1/8 चार्ज अगर अंदर है तो मैं आपसे पूछ पड़ा जी इस क्यूब की 6 सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो यू कुड से कि सर गॉस थ्योरम सेज दैट इफ नेट फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज इनसाइड इज नॉट क्यू बेटा दैट इज क्यू बाई 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So the net flux passing through the 6 surfaces q by 8 epsilon naught. Fair enough. हमारा काम बन गया बेटा, अच्छा बन गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं बेटा ऐसी कौन सी 3 सरफेसेस हैं जिनमें से फ्लक्स गुजरा ही नहीं है। ऐसी कौन सी 3 सरफेस है भाई? 6 सरफेस से जो नेट फ्लक्स गुजरा है वो q by 8 epsilon naught है, लेकिन ये जो 6 सरफेसेस हैं उनमें से 3 सरफेस तो ऐसी हैं जिनमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजरा। आई होप बेटा आपने नोटिस कर लिया होगा। वो 3 सरफेसेस वो हैं जिसके लिए बेटा ए पॉइंट जो है बेटा वो उसके वर्टेक्स पर है।
जैसे एक सरफेस बड़ा आपकी हो गई है ए बी जी एफ, ये जो बड़ा ए बी जी एफ है इसके वर्टेक्स पर बड़ा क्यू चार्ज पड़ा है, उसके कारण बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, कोई भी लाइन बड़ा इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही। हाँ, कुछ लाइंस ऐसे चलते 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 यूं निकल जरूर रही हैं, लेकिन ये लाइंस भी ऐसे क्रॉस नहीं कर रही हैं। इसका मतलब अगर ये मेरे पास सरफेस बड़ा कौन सी ए बी जी एफ, तो इस ए बी जी एफ और इसके वर्टेक्स पर अगर क्यू चार्ज रखा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस, नो लाइन इज क्रॉसिंग दिस सरफेस, सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी जी एफ विल बी जीरो। यही कहानी, सेम कहानी बेटा आपके एबीसीडी के लिए भी है। आपका जो एबीसीडी वाला अरेंजमेंट है बेटा वो ऐसा है, बेटा वो ऐसा है, वर्टेक्स पर बेटा ये वाला पॉइंट आपके पास ए है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है ऐसे भी है ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी है, यूं बड़ा बिल्कुल टेंजेंशियली टच करते हुए निकल गई है, एक भी लाइन यूं जाके क्रॉस नहीं कर रही है। फेयर इनफ। ऐसे बड़ा आपके पास एक और है ए डी ई एफ, ए डी ई एफ बड़ा आप मान सकते हो कि ऐसे है, ये बड़ा वाला पॉइंट आपके पास ए है, ये बड़ा पॉइंट आपके पास डी है, ये ई है, ये एफ है। इस ए पॉइंट पर अगर क्यू चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होंगी ऐसे होंगी ऐसे होंगी ऐसे होंगी, हर तरफ होंगी, कुछ लाइन ऐसे टच करते हुए निकलेंगे जरूर, लेकिन इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो तीन सरफेस ऐसे हैं जिनमें से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, और जिनसे बड़ा किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, वो तीन सरफेस कौन सी है? तो आप कह सकते हो कि सर फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी is equals to flux passing through A D E F, A D E F is equals to flux passing through A B G F, A B G F। इन तीनों से ही बड़ा फ्लक्स आपका जीरो है, और इन तीनों सरफेस में क्या कॉमन आप समझ गए ना, ये ए वाला पॉइंट बड़ा इन तीनों सरफेस के ही वर्टेक्स पर है। फिर अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर तीन सरफेस और बच गई, एक सरफेस आपकी बच गई है ए बी एच जी, एक सरफेस आपकी बड़ा बच गई है ये ई एफ जी एच, बड़ा एक सरफेस बच गई है आपकी तरफ सामने वाली बड़ा कौन सी सी डी ई एच। मुझे इन तीनों में से फ्लक्स निकालना है। अब जरा इस बात बड़ा सोचिए कि इस ए पॉइंट के लिए जैसे सरफेस ये है वैसे ही सरफेस नीचे वाली है, वैसे सरफेस ही वाली है, इसका एरिया और सामने वाले इस सी डी ई एच का एरिया सेम है। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम आएंगी, और अगर सेम आएंगी तो ऑफ कोर्स जितना फ्लक्स इसमें से गुजर रहा होगा उतना इसमें से गुजर रहा होगा उतना इसमें से गुजर रहा होगा। तो अगर मैं कह दूं बेटा इसमें से फ्लक्स गुजर रहा है φ1, तो आप कह सकते हो कि इसमें से भी फ्लक्स गुजर रहा है φ1, तो बाहर जो बड़ा आ रहा है इस सी डी ई एच से, इससे भी फ्लक्स गुजर रहा है φ1। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि नेट फ्लक्स आएगा 3 टाइम्स φ1, इसमें से गुजर रहा है φ1, इसमें से गुजर रहा है φ1, और बाहर वाले सरफेस से भी गुजर रहा है φ1, 3 टाइम्स φ1, और बाकी तीन सरफेस से गुजर रहा है 0, एंड दिस इज आवर नेट फ्लक्स। तो आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स φ1 इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा जी एक सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बेटा दैट इज Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो जो बाकी तीन सरफेसेस बची बेटा उनसे जो फ्लक्स गुजरेगा बेटा वो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा। कौन से सरफेस बेटा? फ्लक्स थ्रू BCHG, नीचे वाला बेटा EFGH, एक बड़ा बाहर की तरफ आने वाले सरफेस बेटा कौन सी CDEH, and that is Q upon 24 epsilon naught, but that is Q upon 24 epsilon naught। बड़ा 6 फेज थे, 6 में से बड़ा हम फ्लक्स निकाल चुके हैं।
तो आप बड़े आराम से ऐसे कह सकते हो कि अगर आपके पास बड़ा क्यूब है, उसके वर्टेक्स पर बड़ा अगर यहां पर चार्ज ए है, तो इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो। लेकिन अगर बड़ा यहां पर क्यू चार्ज पड़ा है, तो इस क्यू चार्ज के लिए ये वाले सरफेस और ऑफ कोर्स बड़ा ये वाले सरफेस, तीनों सरफेस एक जैसी हैं। तीनों में से जो फ्लक्स गुजरेगा, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, बड़ा इट विल बी सेम। और बड़ा अगर तीनों में से फ्लक्स सेम गुजरेगा, नेट गुजरना चाहिए Q upon 8 एप्सिलॉन नॉट, तो तीनों में से फ्लक्स गुजरेगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छी बात है बेटा, हम इसी बहाने बेटा सिमेट्री यूज करना सीखे। ये सिमेट्री यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से किसी भी एडवांस के एग्जाम के लिए। हो सकता है बेटा एडवांस वगैरह के अंदर सवाल जो है उसमें बेटा फ्लक्स पूछें किसी सरफेस से और उसमें E.ds से करो तो टाइम लग जाए, और अगर हम सिंपली कोई सिमेट्री वगैरह यूज करके सरफेसेस लेके अगर सवाल करें तो हो सकता है कि समय थोड़ा सा कम लगे। तो चलिए कर लेंगे, अपने लिए बड़ा बहुत कोई बहुत बड़ी टास्क ये है नहीं, सब हो जाएगा अपन से। चलिए नेक्स्ट एक बड़ा छोटी सी बात और, हालांकि बेटा बात थोड़ी सी मैथमेटिकल है बट ठीक है, सुनिए। हमारे बेटा कुछ फिजिक्स के सवालों में बेटा हल्की सी मैथमेटिक्स काम आती है। ये हो सकता है कि बेटा आप लोग ना मैथमेटिक्स में 3D वगैरह में पढ़ते भी हो, बट मैं भी हल्का फुल्का 2-3 बातें उस बारे में बता रहा हूं, एंड दैट इज अवर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल या बेटा स्टेरिक एंगल। बेटा सॉलिड एंगल इज ऑफ कोर्स, नाम से एंगल लग रहा है, बेटा इट इज बेसिकली एंगल इन 3D। बेटा ये हमारा एक तरह से एंगल इन 3D है। जैसे 2D के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए अगर ये R रेडियस पे मैंने ऐसे एक आर्क बना दी, लेट्स से बेटा AB, दिस रेडियस इज R, तो ये वाला एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज ऑफ कोर्स बेटा मेरे ख्याल से 2D के अंदर रेडियन में मेजर करते हैं, एंड दैट इज लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन रेडियस, बेटा ये आपका थीटा है इन रेडियन, ऐसे करते हैं ना डिफाइन। और बेटा पूरा एंगल निकालना हो यहां से आता है तो टोटल बेटा लेंथ आर्क की होती है 2πr अपॉन r, r से r कैंसिल, पूरा का पूरा जो बेटा एंगल है पूरे 2D के अंदर वो 2π रेडियन आता है। ठीक है, तो बहुत ही ऑब्वियस बात। इसी तरीके से अगर बेटा मैं ऐसा कहूं कि आपके पास मान लीजिए कि इस तरह का अरेंजमेंट, सुनना बेटा ये कोई पॉइंट है और मैंने बेटा ऐसे ना कुछ नॉर्मली एरिया लेता है, मैं ऐसे R1 रेडियस पे गया और ऐसे एक स्फेरिकल एरिया ले लिया, ऐसे बेटा कोई स्फेरिकल एरिया ले लिया, ऐसा स्फीयर जिसके लिए बेटा दिस पॉइंट इज एक्टिंग लाइक ए सेंटर। मान लीजिए बेटा इसका एरिया है A1 और ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस बेटा दिस इज R2। इसी तरह से बेटा थोड़ी दूर और गया और ऐसे मैंने फिर से एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, इस स्फेरिकल सरफेस का बेटा लेट्स से एरिया इज A2, इस स्फेरिकल सरफेस का आगे मेरा सेंटर जो है ये O पॉइंट है, और लेट्स से बेटा दिस लेंथ इज R2, इसका एरिया अगर A2 है, देन वी फाउंड आउट दैट कि बेटा A1 अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 अपॉन R2 का स्क्वायर। A1 अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 अपॉन R2 का स्क्वायर। आगे जरा कोई और एरिया ले लूंगा तो उसमें बेटा A3 अपॉन R3 का स्क्वायर लिख सकते हो, एंड दिस रेशियो इज सिंपली डिफाइंड एज सॉलिड एंगल। बेटा ऐसे लिख दीजिए, बेटा दिस इज डिफाइंड एज योर एंगल इन 3D, बेटा दैट इज योर सॉलिड एंगल, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज बेटा इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे इस केस में बेटा जी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, बेटा यहाँ पर एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बेटा दिस इज अवर सॉलिड एंगल एंड इट्स यूनिट इज स्टेरेडियन। 2D का यूनिट रेडियन रहेगा,
इसका यूनिट बेटा क्या रहेगा, स्टेरेडियन। थोड़ा बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इस तरह से अगर स्फीयर का एरिया लिखना चाहो तो आप बड़े आराम से लिखते हैं सॉलिड एंगल इनटू मेरे बच्चे r1 का स्क्वायर, या फिर बेटा ऐसे लिखना चाहो तो सॉलिड एंगल इज बेटा वो स्फेरिकल सरफेस का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर सॉलिड एंगल, या फिर बेटा एंगल इन 3D। हमारे काम आएगा बेटा, सिर्फ हल्का सा अंतर है बेटा, यहाँ पर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बेटा यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। द यूनिट इज स्टेरेडियन, हियर द यूनिट इज रेडियन। फिर ना एक बात और, एक छोटी सी बात और, कि पूरा का पूरा सॉलिड एंगल पूरे 3D में कितना होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां से चलते 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 बेटा यहां पूरा आ गए, और मैं आपसे पूछूंगी 2D के अंदर पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, तो 2D में आप कहोगे सर पूरा एंगल होगा ये पूरी आर्क लेंथ इज ऑफ कोर्स 2 पाई आर अपॉन आर, बेटा आर से आर कैंसिल, तो आप लोग कहते हो कि सर पूरा एंगल जो होता है दैट इज रेडियन, कितना 2 पाई रेडियन। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बेटा मैंने एक सॉलिड स्फीयर बना दिया ऐसे, और बीचों बीच बेटा मैंने कोई ऐसा पॉइंट ले लिया, बेटा मुझसे कोई पूछ ले कि सर इतना सा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर करूंगा तो ये वाला सॉलिड एंगल आएगा, इतना सा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर करूंगा तो ये वाला सॉलिड एंगल आएगा। अगर मुझे पूरा सॉलिड एंगल चाहिए यहां से यहां तक का, तो मैं पूरा एरिया लूंगा, बड़ा पूरा एरिया इज ऑफ कोर्स बड़ा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर अपॉन बड़ा रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर ऑलवेज विल गेट कैंसिल, और पूरा का पूरा 3D कवर करने के लिए जो सॉलिड एंगल आता है दैट इज 4 पाई, सॉरी बेटा रेडियन नहीं बेटा दैट इज स्टेरेडियन। तो मैंने आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2 ही बातें याद कराई है। एक बात याद कराइए कि सॉलिड एंगल इज जो भी स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दूसरी बात कि बेटा किसी पॉइंट से अगर पूरा सॉलिड एंगल लिखना चाहो, यूं चलते 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 पूरा कवर करना चाहो, तो जो पूरा सॉलिड एंगल आएगा बेटा दैट विल बी 4 पाई। जिस तरह से एक सर्कल में बेटा जी पूरा का पूरा 2D के अंदर एंगल कितना आता है 2 पाई, बेटा वैसे पूरे के पूरे स्फीयर में कितना आएगा 4 पाई। अभी तक 2 बातें याद करेंगे आपको। एक बात बेटा और याद करवा रहा हूं, हालांकि हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट बेटा ठीक है ये प्रूव बेटा शायद तुम कभी ना कभी मैथ्स वगैरह में कर लो, अपने बेटा प्रूफ वगैरह तो काम आएगा भी, बट स्टिल मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई बहुत ऐसा बड़ा टास्क है नहीं प्रूव करना भी। एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन, मतलब बेटा रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड our angle in 2D, and it is something like this. Heading relation between solid angle and angle in 2D. सुनिए, अगर आपके पास बड़ा इस तरह से कोई कोन, बड़ा ये आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस इस तरह से, और इस कोन का जो सेमी वर्टेक्स एंगल है बड़ा वो थीटा है, सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, और यहां से यहां तक का जो सॉलिड एंगल है बड़ा वो ओमेगा है। देन वी कैन प्रूव इट इजीली कि that solid angle is always equals to 2 pi times 1 minus cos theta. Theta is your semi vertex angle. But this theta is your semi vertex angle. Theta is of course in radian, and omega is of course बड़ा in स्टेरेडियन। ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसा रिलेशन है, और ये वैसे बड़ा प्रूव भी किया जा सकता है, जैसे बड़ा अपन स्फीयर वगैरह का एरिया निकालते हैं बिल्कुल उस तरह से इस बात को प्रूव भी किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि अगर बड़ा ये रेडियस r है, इस स्फेरिकल सरफेस का अगर एरिया a है,
तो हम बड़े आराम से ले सकते हैं कि ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 पाई टाइम्स बड़ा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ले बेटा, कुल मिलाकर मेरी डिमांड आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग 3 बातें याद रखें। पहली कि स्टेरेडियन या फिर सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है, स्फेरिकल सरफेस का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दूसरी बात कि इसको मैं बड़ा रेडियन में जो एंगल है उसके साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ, सॉलिड एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज नॉट द एंटायर एंगल, इट इज जस्ट द हाफ एंगल, दैट इज द सेमी वर्टेक्स एंगल। एंड द लास्ट इज बड़ा कुल मिलाकर पूरा का पूरा स्फीयर कवर करने के लिए जितना बड़ा मुझे सॉलिड एंगल चाहिए दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। 3 बातें हमारे लिए काफी है, इससे हमारा सारा काम बन जाए। ठीक है ना, इससे हमारा सारा काम बिल्कुल बढ़िया से बन जाएगा। हमें इसके अलावा किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत फिलहाल नहीं है, हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। छोटा सा बड़ा पॉइंट है लेकिन काम का है, बड़ा हमारे कभी ना कोई यूज में आता रहता है। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई क्यू चार्ज जो है वो बड़ा अपने अंदर से ना कुल मिलाकर फ्लक्स निकालता है और उसकी वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नो इट वेरी वेल कि कोई क्यू चार्ज जो है वो अपने अंदर से फ्लक्स निकालेगा हर तरफ मतलब बड़ा बोर्ड के प्लेन में भी, बड़ा बोर्ड के प्लेन के बाहर भी, अंदर भी, हर तरफ। अगर Q चार्ज है तो जो नेट फ्लक्स निकलेगा बड़ा दैट फ्लक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि बड़ा अगर पॉइंट चार्ज अगर इस तरह से बड़ा है तो वो ऑफ कोर्स हर तरफ फ्लक्स बराबर निकालेगा। पूरे 3D में ये फ्लक्स फैला हुआ है और पूरे 3D के अंदर यहां से चलते चलते जो कुल सॉलिड एंगल है, आप जानते हो बेटा पूरे 3D में यहां से जो टोटल सॉलिड एंगल आता है दैट सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन। अगर मैं चाहूं तो आपसे नई टर्म लिख सकता हूं दैट इज कितना फ्लक्स है पर यूनिट सॉलिड एंगल। कितना फ्लक्स है पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो आप कहोगे कि सर फ्लक्स निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने स्टेरेडियन में? आप बोल सर पूरे स्पेस में, पूरी 3D में। बड़ा पूरी 3D में मेरे ख्याल से आपका कितना बड़ा सॉलिड एंगल 4 पाई। इट कैन बी रिटन एज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर बड़ा दैट इज इक्वल्स टू KQ। दिस इज द फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। पर यूनिट सॉलिड एंगल पर कितना फ्लक्स होगा बेटा हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू KQ या फिर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑफ कोर्स इट्स यूनिट विल बी बड़ा क्या बड़ा फ्लक्स की तो गाउस, पर यूनिट स्टेरेडियन। बड़ा गाउस अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप उसको न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर भी लिख सकते हो, बड़ा आपकी मर्जी है। बड़ा ये हमारे पास सॉलिड एंगल, सॉरी बड़ा फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ये काम आएगा बड़ा इसलिए बता रखा है, बड़ा इसका कोई ना कोई यूज होगा इसीलिए बता रखा है। अब इसका यूज सुनिए, कोई पॉइंट चार्ज जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है वो पर सॉलिड एंगल पे कितनी है वो हमने एक्सप्रेशन याद कर लिया है। एक चार्ज पार्टिकल से जो फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल होगा बेटा वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 ही बातें याद करने के लिए कही गई हैं और हमारे लिए काफी है। एक सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, हम पहले कर चुके हैं और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से, अच्छे से किया बना सवाल। ये Q चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यहां से L डिस्टेंस की दूरी पर बड़ा हमने एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रखा है ऐसे, जिसका रेडियस आपके पास R है, जिसका रेडियस आपके पास R है। दिस इज सर्कुलर क्रॉस, ठीक है ना। मैं सवाल बहुत ही क्लियर से पूछ रहा हूं
बड़ा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बड़ा ये ऐसे परपेंडिकुलर बड़ा बड़ा एल लेंथ, ठीक। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है बड़ा वो निकालो। अभी निकाल लेंगे। इस क्यू चार्ज से बड़ा कितना फ्लक्स इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है बड़ा वो निकालते हैं। आप जानते हो कि इस क्यू चार्ज से फ्लक्स यू भी निकल रहा है, 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 ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर तरफ निकल रहा है। और नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है उसको तो मेरे बच्चे याद करके बैठे। नेट फ्लक्स कितना निकला है मेरे बच्चे बोलते हैं, नेट फ्लक्स निकला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे उसमें से सिर्फ वही फ्लक्स निकालना है जो ऐसे निकला है। इसमें से हमने इंटीग्रेशन से, या फिर बेटा मैं सही कहूं तो बेसिक जो हमारे फ्लक्स की डेफिनेशन थी उससे निकाल रखी, ई डॉट डी से मेरा आंसर आ चुका है। बट मैं कह रहा हूं कि बेटा मुझे ना ये जो टोटल फ्लक्स निकला है ये मुझे पता है, और मुझे सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा निकालना है, और ये वाला हिस्सा ऑफ कोर्स जो इतने सॉलिड एंगल में से गुजरा है सिर्फ वही फ्लक्स चाहिए। और अगर वो फ्लक्स मुझे पता लग जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इस सॉलिड एंगल में से जो फ्लक्स गुजरा ना यही आगे जाकर डिस्क में से गुजरेगा, यही आगे जाकर उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से गुजरेगा। तो काश मैं ये बता पाऊं कि इस सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर 4 पाई स्टेरेडियन में से फ्लक्स गुजरता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक स्टेरेडियन में से फ्लक्स गुजरता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा सॉलिड एंगल से फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बट तुम कहोगे सर मुझे तो ओमेगा निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा निकालना पड़ेगा। नीचे मेरे पास आ गया दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये सॉलिड एंगल लिखने को स्टाइल है क्या? आपको हाँ सर बिल्कुल है। ये मान लीजिए सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा, बट दिस सेमी वर्टेक्स एंगल इज आल्सो लेट्स से थीटा। दिस सॉलिड एंगल कैन बी रिटन एज बाय डेफिनेशन 2 पाई टाइम्स 1 माइनस cos ऑफ थीटा। बेटा 2 पाई से 2 पाई बेटा कैंसिल, सॉरी बेटा यहाँ पर 4 पाई था तो नीचे 2 बच जाएगा। सो द आंसर कम्स आउट टू बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। बेटा व्हाट इज cos थीटा? Cos थीटा इज ऑफ कोर्स बेस upon hypotenuse. Beta base is L upon hypotenuse. Beta what is hypotenuse? Hypotenuse is of course root of L square plus minus. ठीक है ना? ये बेटा आपका फ्लक्स है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से बेटा निकाला था, एग्जैक्टली यही आंसर आया था इस बार बेटा। ठीक है, और अच्छे से अभी कोई दिक्कत नहीं। इसी बहाने बेटा हमने हल्का फुल्का सॉलिड एंगल किस तरह से यूज आ सकता है वो भी देखा। ठीक है, गुड, फेयर एनफ। चलिए बेटा आगे चलें। नेक्स्ट एक और सवाल, वन मोर। बिल्कुल ऐसा ही बेटा, बिल्कुल ऐसा सा ही सवाल है, सुनिएगा। बिल्कुल सॉलिड एंगल पर बेस्ड एक चिन्ह मिन्ना सा सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस। सुनना, हमारे पास बेटा कोई पॉट है और इस पॉट की बेटा ये वाली साइड ओपन है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बेटा, रेडियस r है। इसके सेंटर से √3r डिस्टेंस दूर बेटा कोई ना कोई क्यू चार्ज है। ये वाली बेटा साइड ओपन है, बाकी साइड बेटा आपकी क्लोज्ड है। ये बेटा बाकी पॉट है, ये ऐसा पॉट है। ये वाली साइड बेटा ओपन है, बाकी तो बेटा हर तरफ से क्लोज्ड, बाकी तो हर तरफ से क्लोज्ड। ठीक है, फाइंड
इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this random surface। बेटा जो रैंडम सरफेस है इससे कितना फ्लक्स गुजरने वाला है वो निकालो। तो चलिए बेटा निकालते हैं। रैंडम सरफेस की अगर बात करें तो बेटा तुम जानते हो कि इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, यहां पर बड़ा छोटा सा सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, लेट्स से ds। इनके बीच में बड़ा कुछ ना कुछ एंगल आएगा थीटा। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ ई, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा, पर ऑफ कोर्स बड़ा मैं ये वाला फ्लक्स नहीं निकाल सकता, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, ई डॉट ds से तो नहीं निकल पाएगा, गॉस लॉ से निकल जाएगा। गॉस लॉ से कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि इस क्यू चार्ज से फ्लक्स ऐसे भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, यूं भी निकल रहा है, यूं भी निकल रहा है, हर तरफ निकल रहा है, हर तरफ निकल रहा है ऐसे। हम जानते हैं कि हमें कौन सा फ्लक्स निकालना है। यहां से जो फ्लक्स गुजर रहा है, यहां से जो 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 गुजर रहा है और यहां से जो गुजर रहा है, ये तो ओपन है। ये वाला फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये वाला फ्लक्स चाहिए बेटा। ये है मेरा सरफेस, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। बच्चे बोला सर ई डॉट डी से तो नहीं हो पाएगा। बेटा माना मैंने कि ई डॉट डी से नहीं हो पाएगा, गॉस लॉ हो जाएगा। सुनना इस बात को, हम जानते हैं कि कुल मिलाकर इसमें से जो फ्लक्स बाहर निकला है, जो नेट फ्लक्स बाहर निकला है, वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकला है, ठीक है ना। काश मैं उसमें से ये निकाल लूं कि इस डिस्क में से कितना निकला है, ये जो ओपन एरिया है इसमें से कितना निकला है, इस ओपन एरिया में से कितना फ्लक्स निकला है, वो अगर मैं निकाल लूंगा तो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो मुझे पता है। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना निकला है वो पता लग जाए तो ऑफ कोर्स पूरे में से ये वाला कर दूंगा माइनस, तो बाकी सरफेस से कितना फ्लक्स निकला बड़ा आराम से निकाल लेंगे। तो अब सवाल चेंज हो गया है। अब सवाल ये है कि ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस है r, यहां कहीं बड़ा कोई चार्ज पड़ा है q, और मुझे ये पता करना है कि इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और ये वाला बड़ा हम ई डॉट डी एस से भी निकाल सकते हैं, और बड़ा हम चाहे तो गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। गॉस लॉ से निकालना आसान रहेगा। बड़ा देखना, मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे चलते कोने से बड़ा चलते 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 यहां पहुंचा। लेट्स से बड़ा आधा एंगल ये आपका थीटा, सेमी वर्टेक्स एंगल, बड़ा ये वाला एंगल भी थीटा, और पूरा जो सॉलिड एंगल है बड़ा लेट्स से दैट इज ओमेगा। आई नो दैट कि इस क्यू चार्ज से जो नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स कहां फैला हुआ है? आप बोल सकते पूरे 3D में फैला है, मतलब 4 पाई स्टेरेडियन में फैला हुआ है। तो एक स्टेरेडियन पे कितना होगा? तो आप बोल सकते क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा पे कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ओमेगा पर होगा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। तो इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसको लिख सकता हूं बड़ा कितना, इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको लिख सकता हूं बड़ा कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बड़ा ये सॉलिड एंगल दैट इज ऑफ कोर्स 2 पाई टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। बड़ा 2 पाई कैंसिल, बड़ा 2 नीचे जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। बड़ा थीटा आपको पता है कितना, 30 डिग्री आगे बढ़ा, ये r है, ये √3r है, tan थीटा इज 1 अपॉन √3। cos 30 बेटा अपन लोग याद ही रखते हैं, दैट इज q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस बेटा बोलना cos 30 इज आई थिंक बेटा कितना √3 बाई 2। तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो मुझे पता है, नेट बाहर कितना निकल रहा है मुझे पता है,
तो बड़ा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस से जो फ्लक्स निकला बड़ा वो निकालना है। तो आप कहोगे सर पूरा फ्लक्स जितना बाहर निकला है उसमें से ये वाला फ्लक्स माइनस कर दो तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से निकला है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बेटा। हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा नेट कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, ये कितना है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा 1 माइनस √3/2। बड़ा मेरे ख्याल से Q बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा मेरे ख्याल से कॉमन आ गया है, और बड़ा दैट इज 1 प्लस √3/2। बड़ा ये आंसर है। बड़ा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करना, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा प्लस √3/2। बड़ा आंसर। हालांकि बेटा हमने इसमें ई डॉट ds यूज नहीं किया, मैंने करने की कोशिश की थी, मैंने कर नहीं पाया। मैंने बेटा पहले बोल दिया कि बेटा मेरे पास बात नहीं, ना तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, बेटा नाइस तरह से एंगल्स निकाल सकता हूँ। हाँ, गॉस लॉ का यूज करके हमने बेटा काफी हद तक काम को आसान तो बना ही फिर ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसी बात का बेटा एक छोटा सा चिन्ना सा यूज और एक सवाल में देखते हैं। अगेन बेटा सवाल अच्छा है, ठीक है बेटा। ऐसा सवाल आप कभी ना कभी फेस कर सकते हो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं तो ठीक है बेटा मॉडिफाइड चीजें तो सीख रहे ना, अपना काम बेटा चीज सीखना है। अब सवाल ऐसा कहाँ आएगा कैसा आएगा वो सोचना हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बेटा। अगर अपन एडवांस मन में लेके चले कि हाँ मेरे एडवांस में नंबर आने चाहिए, तो आप ये उम्मीद तो नहीं करते होंगे कि ना सर जो सवाल करेंगे वही एडवांस में आएंगे। आप तो ये उम्मीद करते होंगे कि हाँ भाई सर हमें वेल इक्विप्ड कर देंगे कि हाँ सर हमारा IQ इतना बढ़ा दे, सर हमें सारे फंडे बता दे कि हम खुद एडवांस का सवाल कर लें। बाकी ऑफ कोर्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एडवांस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी, नो वन कैन। ठीक, सो बेटा मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे कोई बात छूटे नहीं, कि हाँ हर बात उसमें कवर हो जाए, और एडवांस का जो भी सवाल हो वो भी मोर और लेस जैसा अपन ने कर रखा है, जैसा हमने पढ़ रखा है उसी से रिलेट होते हुए सारा काम बन जाए। ठीक, तो एक सवाल सुनिए। आपके पास एक चार्ज है बड़ा Q1, और ये बड़ा एक दूसरा चार्ज है -Q2। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस Q1 से Q2, तो बड़ा ऐसे एक थोड़ा सीधी आएगी, और ये बड़ा एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, ये यहां से निकलती है अल्फा एंगल पे, इस पर स्ट्राइक करती बेटा ऐसे बीटा एंगल पे। मैं नहीं बोल रहा बेटा सवाल के अंदर गिवन है, बाय सिमेट्री आप कह सकते हो कि नीचे भी कहानी मोर और लेस यही हो। यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा आपको बड़ा गिवन है, अल्फा बीटा को गिवन है, फाइंड Q1 अपॉन Q2। बड़ा चार्जेस का रेशियो निकालना है, बड़ा चार्जेस का रेशियो निकालना। चलिए बड़ा निकालते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क बड़ा है नहीं। ये Q1 चार्ज, इस Q1 चार्ज से कुल मिलाकर हर तरफ फ्लक्स निकला है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। हर तरफ मतलब बड़ा हर तरफ बड़ा फ्लक्स इस तरह से निकला है। नेट कितना फ्लक्स निकला है बड़ा हमें जज करना आता है, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो एंगल अल्फा है बड़ा ऐसे मान लो कि एंगल अल्फा इज समथिंग लाइक दिस। एंगल अल्फा इज लाइक दिस। ठीक है, ठीक, इसी तरह से बड़ा मेरे पास ये Q2, ये Q2 चार्ज, इस पर बड़ा एक लाइन तो सीधी आएगी, और बेटा लाइन्स आएंगे इसके ऊपर ऐसे।
एस बड़ा नंबर ऑफ लाइन्स यूं आ रही। दोनों पर बड़ा नंबर ऑफ लाइन्स सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों पर नंबर ऑफ लाइन्स अगर सेम होती तो बड़ा फिर तो Q1 और Q2 सेम होता। दोनों पर नंबर ऑफ लाइन्स बड़ा बराबर ऐसा जरूरी नहीं है। अब सुनना बेटा बात, मैंने फिर से बड़ा यहाँ पर एक जो हमारा एंगल बीटा था बड़ा ऐसे कहीं एंगल लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। अब सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी लाइंस की संख्या और इसकी लाइंस की संख्या, सॉरी बेटा, इसके लाइंस की संख्या और इसके लाइंस की संख्या बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इतने से सॉलिड एंगल के अंदर इसके पास जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी और इस सॉलिड एंगल के अंदर इसके पास जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी उनकी संख्या सेम होगी। सुना बेटा, मैंने टोटल नंबर ऑफ लाइंस बराबर नहीं कही है, मैंने ये कहा है कि इस सॉलिड एंगल के अंदर, इस सॉलिड एंगल के अंदर इसके पास जो नंबर ऑफ लाइंस है और इस सॉलिड एंगल के अंदर इसके पास जो नंबर ऑफ लाइंस है वो सेम होना जरूरी है। क्योंकि जो लाइन इसमें से निकली है बेटा, जो लाइन इसमें से निकली है वो क्रॉस करके बाहर जा नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक ही पॉइंट पर बेटा दो तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाली जो लाइन है बेटा वापस जाकर वहीं आ जाए, जहां से रे जाती बेटा वहां पर रे नहीं आती, सॉरी जहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती वहां पर नहीं आती। तो ये लाइन अगर यहां से निकली है तो पक्की बात है कि Q2 के पास ही पहुंचेगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस इतने से सॉलिड एंगल के अंदर इतना तय है कि जो लाइन Q1 से निकली होगी बेटा वो पक्की बात है कि Q2 पर पहुंची होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि Q1 से नंबर ऑफ नेट लाइंस जितनी निकली है उतनी ही Q2 पर पहुंची है, ना मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि इस सॉलिड एंगल के अंदर जितनी इससे निकली है और इस सॉलिड एंगल के अंदर इसके पास जितनी पहुंची है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। नेट बराबर नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इन सॉलिड एंगल्स के अंदर जितनी निकली बेटा वो बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए बेटा कि ये वाला सॉलिड एंगल है ω1 और ये वाला सॉलिड एंगल है ω2। ठीक है बेटा, जैसे मैं क्या कह रहा था कि ये वाला सॉलिड एंगल है ω1 और ये वाला सॉलिड एंगल है ω2। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इतने इस सॉलिड एंगल में इससे जो लाइंस निकली है और इस सॉलिड एंगल में इसके पास जो लाइंस पहुंची, इन लाइंस की संख्या बराबर है। सारी लाइंस बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब तो हम कर लेंगे, बताओ इस ω1 के अंदर कितनी लाइंस होंगी? आप बोलो सर लाइंस का तो नहीं पता, लेकिन एक फिजिकल टर्म है जो लाइंस की संख्या को रिप्रेजेंट करती है बेटा, कौन सी? फ्लक्स। तो मैं लाइंस बराबर कहूं या बेटा फ्लक्स बराबर कहूं एक ही बात है। फिर से मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने ये नहीं कहा कि इसकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस और इसकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस बराबर है। मैं कह रहा हूं कि इसकी नंबर ऑफ लाइंस इन दिस सॉलिड एंगल और इसके नंबर ऑफ लाइंस इन दिस सॉलिड एंगल बराबर है। अब नंबर ऑफ लाइंस जो टर्म है उसको रिप्लेस कर दो फ्लक्स से। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स बराबर होगा, मैं कह रहा हूं कि इसका फ्लक्स ω1 में और इसका फ्लक्स ω2 में ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। इसका फ्लक्स ω1 में कितना होगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर होगा Q1/4πε0 इंटू ω1। कमॉन बेटा, 4π स्टेरेडियन में Q1/ε0 तो ω1 कितना? Q1/4πε0 इंटू ω2। इसके ω2 में बेटा कितना फ्लक्स होगा? तो आप बोलोगे Q2/4πε0 इंटू ω2। दोनों को बराबर कर दो, 4πε0 कैंसिल, मेरे पास आ गया Q1 ω1 कैन रिटन एज 2π टाइम्स 1 minus cos theta बेटा what is your semi vertex angle? बेटा semi vertex angle is alpha, that is equals to Q2 बेटा ω2 can written as 2π times 1 minus cos बेटा 2 बेटा सॉरी 2π से 2π क्या हो गया? कैंसिल। मुझे आपने बेटा Q1/Q2 पूछा है, मैं बड़े आराम से लिखता हूँ कि Q1/Q2 is 1 minus cos बीटा अपॉन बेटा 1 minus cos। ठीक है ना, 1 minus cos beta can I think also be written as
2 times sin square beta by 2. It can be written as 2 times sin square alpha by 2. बड़ा 2 से 2 कैंसिल, बड़ा आप आंसर कैसे छोड़ सकते हो? तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन बेटा साइन स्क्वायर, ये बेटा हमारा Q1 अपॉन Q2 आ गया। ठीक है, इसका चार्ज बेटा Q2 नहीं, इसका चार्ज माइनस Q2। सवाल बेटा Q1 अपॉन Q2 पूछा, चार्जेस का रेशियो पूछा हो तो बेटा माइनस साइन होता, जब बेटा हमसे चार्जेस का रेशियो नहीं पूछा, Q1 अपॉन Q2 पूछा है, चार्ज तो Q1 और माइनस Q2, तो माइनस की चिंता मत करना, ये हमारे पास आंसर है, बढ़िया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, ये बेटा हुए हमारे कुछ सवाल, बेटा इस तरह के सवाल बेटा ठीक है हमें आने चाहिए, हमें बेटा हल्का फुल्का किस तरह से सॉलिड एंगल वगैरह का यूज है इस बात पर बेटा बड़े आराम से सारी बातें पता होनी चाहिए, हमने बता भी दिया आपको। नेक्स्ट इज एक छोटा सा आसान काम और, अब आसान काम बेटा ये तो टफ था, अब आसान काम है, किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या फिर बेटा जो गॉस थ्योरम है उसका बहुत बड़ा यूज ये है कि बेटा वो कुछ सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होते हैं, बेटा सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम जो होते हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी बड़ी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। कैसे दिखाता हूँ बेटा, पहले बेटा एक लाइन लिखना, Gauss law is very useful in finding electric field due to सिमेट्रिक सिस्टम्स। बेटा सिमेट्रिक सिस्टम्स के कारण बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं होलोस्फीयर्स। बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म होलोस्फीयर। बड़ा होलोस्फीयर बोल दो, ये बड़ा इसका स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं, स्फेरिकल शेल बोलना और होलोस्फीयर बोलना बड़ा एक ही बात। ठीक, हालांकि हमने इसके लिए बड़ा फॉर्मूला याद कर रखे हैं कि अंदर वाले पॉइंट पे जीरो होगी और बाहर वाले पॉइंट के लिए इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस एंड सेंटर एंड समथिंग लाइक दैट, बट अब बड़ा निकाल भी लेते हैं। आपके पास बड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर है, ठीक है, सारा का सारा चार्ज बड़ा होलोस्फीयर है, तो सरफेस पे क्यू चार्ज है, सारा का सारा चार्ज बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़ा इसका जो रेडियस है वो आपके पास आर, ठीक है। मुझे बेटा बाहर वाले पॉइंट पर अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैं निकालता हूँ। मुझे बेटा बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट्स से बेटा मुझे आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आर बेटा मान लीजिए कैपिटल आर से बड़ा है, तो एक काम कीजिए, इस आर डिस्टेंस पे जाके एस से बेटा एक स्फेरिकल सरफेस ले लीजिए जो इस क्यू चार्ज को पूरा ढक ले। ये जो बेटा आपने इमेजिनरी सरफेस ली है इसका नाम निकाल लीजिए, दिस इज योर गॉसियन सरफेस या गॉसियन सरफेस पर जैसे बोलना चाहो, ठीक है। मुझे यहां पर बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट्स से बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, फिर निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। यहां बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी तो बाई सिमेट्री बेटा यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, बेटा बाई सिमेट्री यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। हर जगह बेटा इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम क्यों बेटा, तो तुम समझ जाओगे क्योंकि इस स्फीयर से जितना दूर ये वाला पॉइंट उतना ही दूर ये वाला पॉइंट, उतना ही दूर ये वाला पॉइंट और उतना ही दूर ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा सेम नहीं है।
अब देखिएगा, पहले by definition we know that कि flux is integration of E dot ds। बड़ा पूरा ढक रखा है आपने, थोड़ा एक साइन और लगा दो। बेटा ई वेक्टर को बाहर निकालना है, आप मना कर दोगे ना सर ई वेक्टर बाहर मत निकालो, यहाँ 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 गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, डॉट प्रोडक्ट करना, आप बोलो सर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लूँ गॉसियन सरफेस पे, एरिया वेक्टर आए बड़ा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल मेरे बच्चे आएगा 0। यहां पर बड़ा छोटा सा सरफेस लो यूं, तो सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, बड़ा दैट इज योर डीएस वेक्टर, एंगल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0। इसी तरह से मैंने एक छोटा सा सरफेस और लिया, उसका एरिया वेक्टर आएगा बड़ा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, एंगल आएगा 0। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर हर जगह इट कैन बी रिटन एज E into ds into cos of 0 in a clause which can be written as integration of E into ds। बड़ा E को बाहर निकाल लो, कहीं बड़ा आप ये तो नहीं सोच रहे सर कैसा मजाक चल रहा है, E वेक्टर को बाहर निकालने से मना कर रहे थे और E को बाहर निकाल रहे हो। हाँ बड़ा बिल्कुल, E वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन E का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। इस स्फीयर के कारण बाय सिमेट्री यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो गॉसियन सरफेस पे सेम ही आएगा। सो आई जस्ट वांट टू से इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द गॉसियन सरफेस बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन द गॉसियन सरफेस। ई बेटा बाहर आ गए, इनटू बेटा इंटीग्रेशन ds, यू नो इट वेरी वेल, ds 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 सारा सरफेस बेटा जोड़ना है, तो एरिया बेटा मेरे ख्याल से स्फीयर का आ जाएगा, स्फीयर का एरिया कम्स आउट टू बी 4 pi r²। दिस इज द फ्लक्स बाय डेफिनेशन, दिस इज द फ्लक्स बाय डेफिनेशन। द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन बाय गाउस लॉ। बाय गाउस लॉ द सेम फ्लक्स कैन बी रिटन एज चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा व्हाट्स द चार्ज इनसाइड दिस? आप बोलो सर इसके अंदर तो वही चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है? आप बोलो सर तो स्फीयर के पास वही तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, और कितना चार्ज है? आप बोलो सर दैट इज q upon epsilon naught। This is my equation number 2. We had calculated the same flux in two ways. One is by definition, the other is by Gauss law. Of course, the flux should be same, whatever the process. But जैसे मैंने equation 1 को और equation 2 को equate किया, बड़ा मेरे पास आ गया E into 4 pi r², that is equals to q upon epsilon naught. It gives me electric field is equals to बड़ा q upon 4 pi epsilon naught r² या फिर बड़ा kq upon r²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। बड़ा मुझे मेरे ख्याल से इसका ही कोई खास डिटेल बोलने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट आपको पहले मैं लिखा भी चुका हूँ कि एट आउटसाइड पॉइंट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। इस क्यू चार्ज के स्फीयर को हटा दो और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दो, तो वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही क्रिएट करेगा जितना इस स्फेरिकल सरफेस ने कर रखी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट बाय q upon r²। चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा हमने सारा काम कर लिया। कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर अंदर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बड़ा बिल्कुल अंदर वाले पॉइंट पर भी हम निकाल सकते हैं। अगर अंदर वाले पॉइंट पर निकालनी है तो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसे एक स्फीयर इमेजिन कर लीजिए। नाउ दिस स्फीयर इज योर न्यू गॉसियन सरफेस, बड़ा दिस इज द गॉसियन सरफेस। सारी बड़ा कैलकुलेशन वापस से, बाय डेफिनेशन बड़ा फ्लक्स विल बी दिस, बाय गाउस लॉ द फ्लक्स मस्ट बी चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़ा व्हाट इज चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस? आप बोलो सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो तो बाहर है, और आप जानते हो बाहर वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकती है नहीं या होगी, हो सकती है, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा। तो आप कहोगे सर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? बड़ा अंदर चार्ज कम्स आउट टू बी 0, सो फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0। बड़ा जैसे मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे आपके पास आ गई है 0,
फॉर इनसाइड पॉइंट्स बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है ना। ग्राफ बड़ा वापस से प्लॉट करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है बड़ा, ये ग्राफ वगैरह हम बड़े आराम से पहले प्लॉट कर चुके हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। स्टेटमेंट्स भी फिर से लिखने की बड़ा कोई जरूरत नहीं, हमने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स दिस uniformly charged hollow sphere will behave like a point charge placed at center and that inside beta electric field due to this uniformly charged spherical shell will be 0। फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, वो तो अपन गॉस लॉ के यूजेस देख रहे हैं इसलिए कर लिया है ना, इसका ये थोड़ी वापस से लिखते हैं ना। हम बेटा ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं, हालांकि हम तो इन फॉर्मूला पर सवाल भी कर चुके हैं। वी आर जस्ट looking at the uses of electric flux, we have no interest in the formulas, we had already learned these formulas, but हमें सारे फॉर्मूले पहले से आते हैं, लिखा सकते हैं इसमें। फिर बेटा चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट इज सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। बट आपके पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और उसके कारण बड़ा मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। हालांकि आप कहोगे कि सर मुझे तो याद ही है बाहर वाले पॉइंट पर तो वापस से वही फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर वाले पॉइंट पर फॉर्मूला आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर रेज़्ड टू पावर 3। बड़ा बिल्कुल सही, ग्राफ भी अगेन अपन ने सारे प्लॉट कर रखे, बट स्टिल बड़ा हम एक बार फिर से बड़ा एक बार गॉस लॉ से भी कर लेते हैं। मैं बाहर वाले पॉइंट पे नहीं निकाल रहा बेटा, बाहर वाले पॉइंट पर तो एग्जैक्टली वही आएगा, प्रोसेस भी वही होगा जो होलो स्फीयर का था, मैं सिर्फ अंदर वाले पॉइंट पे कर रहा हूँ। बेटा हमारे पास एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज बड़ा पूरे के पूरे वॉल्यूम पर है, और सारा का सारा चार्ज बड़ा इस तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। इसमें बड़ा हम सिग्मा वगैरह डिफाइन नहीं करते, चार्ज पूरे वॉल्यूम पे है इसलिए बेटा हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। अगर सारा का सारा चार्ज बड़ा कैपिटल क्यू है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ रो होगा, रो मतलब बड़ा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ा क्यू चार्ज है, कैपिटल आर रेडियस है, रो कैन बी डिफाइंड एज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर। आपस में कन्वर्ट करना में आना चाहिए, या तो बड़ा फॉर्मूला क्यू में याद कर लो या रो में याद कर लो, एक ही बात। मुझसे किसी ने ऐसा पूछ लिया कि सर बताइए कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं कहूंगा कि बेटा वैसे तो बेटा शेल्स वगैरह मान के इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले से निकाल रखा है, बट फिर भी बेटा हम तो गॉस लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए बेटा हमने आर डिस्टेंस पे गए और ऐसे गॉसियन सरफेस लिखा, ऐसे बड़ा एक गॉसियन सरफेस, बड़ा दिस इज योर गॉसियन सरफेस। बड़ा दिस इज योर गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पर बड़ा अगेन बाय सिमेट्री वी कुड से कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, बड़ा लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन बाय सिमेट्री। आप कह सकते हो कि भाई सारे पॉइंट एक जैसे से तो हैं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा बड़ा दैट विल बी सेम। ठीक है, ये बड़ा हमारा गॉसियन सरफेस है और हम बड़ा इसमें फ्लक्स निकालने वाले हैं। फ्लक्स हम निकालेंगे दो स्टाइल से। पहले by definition we know that कि flux is integration of E dot ds in a closed loop। बड़ा E वेक्टर बाहर निकालने की गुस्ताखी हम कर ही नहीं सकते, यहाँ 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 बड़ा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, E वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। कोई बात नहीं बेटा, इसको ऐसे लिख दो E into ds into cos of angle between। बड़ा बार बार दिखाने की जरूरत थोड़ी तुम समझ तो गई। आपके पास अगर छोटा सा सरफेस है ऐसे तो उसका एरिया वेक्टर बड़ा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एंगल कितना आएगा 0। छोटा सा ds ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एंगल कितना आएगा 0। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 आ रहा है इन ए क्लोज्ड लूप। इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ eds इन ए क्लोज्ड लूप। अब बड़ा E को बाहर निकाल लो और सिर्फ इंटीग्रेशन ds। E तो बड़ा बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ds यू नो इट वेरी वेल,
इस स्फीयर का आपका इस गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया इज 4 pi r square. This is the calculation of flux by definition. This is my equation number 1. The same flux can be written by Gauss law. Gauss law says that the same flux is of course charge inside upon epsilon naught. चार्ज इनसाइड को दो स्टाइल से लिख सकता हूँ. एक बेटा मुझे सिर्फ अंदर वाला चार्ज चाहिए, ये चाहिए बेटा, ये चाहिए बेटा. एक मैं कह सकता हूँ कि दिस चार्ज कैन रिटन एज रो मल्टीप्लाइड बाय बेटा ये वाला वॉल्यूम. You know this volume very well, but that is 4 by 3 pi r cube. This is q upon epsilon naught. Fair enough. This equal to this कर दो बेटा. जैसे this equal to this किया बेटा, मेरे ख्याल से 4 pi cancel, r square cancel. इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू आ गई है रो r upon 3 epsilon naught. This is electric field at inside naught. अगर बेटा आपको ये रो वाली टर्म पसंद नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आप कह सकते हो कि सर 4 by 3 pi कैपिटल आर क्यूब पर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो 4 by 3 pi स्मॉल आर क्यूब के इस स्फीयर के पास चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा q by 3 अपॉन q अपॉन 4 by 3 pi r क्यूब इंटू 4 by 3 pi स्मॉल आर क्यूब. बट दैट कम्स आउट टू बी कितना चार्ज? q कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन बेटा एप्सिलॉन नॉट रहेगा. अगेन बेटा r square कैंसिल, 4 pi एप्सिलॉन k लिख दो, सॉरी 1/4 pi एप्सिलॉन k लिख दो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, दैट इज k q स्मॉल r अपॉन r रेज़ टू पावर 3. ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर. तो बड़ा अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर वाले पॉइंट पर ठीक है, वापस से बड़ा वही गॉसियन सरफेस तो जैसे होलोस्फीयर के अंदर लेती, बड़ा सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसे गॉसियन सरफेस का यूज करके बड़ा हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं. अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इस तरह से गॉसियन सरफेस लेके चार्ज इनसाइड लिखकर इस तरह से करना बड़ा रिलेटिवली आसान रहेगा. जैसा एग्जांपल बड़ा हम लोगों ने पहले कर रखा है, वैसा एग्जांपल तुम गॉसियन सरफेस से भी कर सकते हो. रिजल्ट वापस से याद रखने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट पर सवाल फिर से करने की जरूरत नहीं है. बड़ा सवाल वगैरह हम पहले से निपटा चुके हैं, उनको बार बार थोड़ी करते रहेंगे ना, एक बार हो गया काफी. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट बेटा अभी तक तो सारे रिजल्ट ऐसे ही हैं गॉसियन सरफेस से जो हम पहले से निकाल चुके थे यार. ऐसे बेटा एक दो रिजल्ट और हैं जो बड़ा हम लोगों ने पहले से निकाल रखे हैं, बट पहले हमने शायद इंटीग्रेशन वगैरह से निकाला था. अब बेटा हम उनको किससे निकाल रहे हैं? बेटा हम गॉसियन सरफेस वगैरह यूज करके, गॉस लॉ यूज करके ऐसे निकालते हैं. इसी बहाने में अल्कोहल का आइडिया भी लग रहा है कि बेटा गॉसियन सरफेस कैसे चूज करनी है ना, कैसे बेटा दिमाग लगाना है, तो थोड़ा बहुत फायदा बातों से है. बेटा नेक्स्ट इज अगेन ऐसा रिजल्ट जो बेटा हमें पहले से पता है, फिर से बेटा वही यूज कर रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज, ये बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट. बड़ा नॉन कंडक्टिंग शीट है, अच्छे खासी बड़ा यूनिफॉर्म शीट है. बड़ा इस तरह से मैं ऐसे बड़ा उसका क्रॉस सेक्शन दिखा दूं तुम लोगों को, ऐसे बड़ा इनफाइनाइट तरह से. बेटा दिस इज अवर इनफाइनाइटली लार्ज शीट. बेटा मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाया. मान लो बेटा इसके पास जैसे पॉजिटिव चार्ज, मुझे बेटा यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे यहाँ किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक गॉसियन सरफेस चूज करो इस तरह से, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फिर ऐसे ले बेटा मुझे शीट से x डिस्टेंस दूर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले. ठीक है, ऐसे निकालेंगे बेटा.
बेटा एस एक सिलेंडर बना, बाई सिमेट्री बेटा उधर x तो बेटा इधर भी x, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E तो बेटा यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना सा फर्क है बेटा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बेटा। इनफाइनाइटली लार्ज शीट है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो हो नहीं सकती, क्योंकि जितना चार्ज ऊपर बेटा उतना ही चार्ज नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ओनली बी लाइक दिस। तो पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस। विल बी लाइक दिस, ठीक है। हमने बेटा इस पूरे के पूरे चार्ज बेटा से ढकते हुए एक इमेजिनरी सरफेस बना लिए। दिस इमेजिनरी सरफेस इज योर गॉसियन सरफेस। हमने इस चार्ज को बेटा ढकते हुए एक पूरी पूरी गॉसियन सरफेस बना ली है, ऐसे पूरा ढक दिया बेटा इसको, ठीक। छोटा सा एरिया मान लेते बेटा, लेट्स से बेटा एरिया इज लेट्स से एस। बेटा मैं इस सरफेस के 3 पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बेटा सरफेस 1, ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बेटा सरफेस 2, और ये बेटा आपका जो कर्व सरफेस है बेटा इस तरह सिलेंडर है बेटा वो सरफेस 3। बाय डेफिनेशन इस पूरी गॉसियन सरफेस जो नेट फ्लक्स गुजरेगा बेटा दैट विल बी फ्लक्स थ्रू 1, फ्लक्स थ्रू 2 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। ई डॉट ds से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले हम बेटा सरफेस 1 से निकाल लेते हैं। सरफेस 1 बेटा ये था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बेटा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, बेटा फ्लक्स विल बी E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ प्लस सरफेस 2 से बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, सरफेस का एरिया बेटा एस है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, एरिया वेक्टर भी बेटा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, दैट इज E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ सी। पॉजिटिव आना बेटा जरूरी भी था, फ्लक्स बाहर निकलता है तो पॉजिटिव, फ्लक्स बाहर निकलता है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। सरफेस 3 के सरफेस 3 से बेटा किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, कारण आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पर ये जो कर्व्ड सरफेस है बेटा थर्ड, यहाँ पर अगर छोटा सा सरफेस लूं तो एरिया वेक्टर तो आएगा ऐसे, प्यारे बच्चों एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, लेकिन इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल बेटा हमेशा कितना आएगा 90। तो आपके जो कर्व्ड सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो टच करते हुए निकल जाएंगे, और अगर टच करते हुए निकल जाएंगे तो कोई भी फ्लक्स उनसे नहीं गुजरेगा बेटा, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, जीरो लिखते हैं। फिर ना that is A into S, but that is 2 times ES. This is the flux by definition. The same flux can be written as by Gauss law. By Gauss law I can say that the flux can be written as charge inside. मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज से मतलब है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये कैसे लिखो? तो आप बोलोगे सर 2 स्टाइल से लिख सकते हो, या तो इसका सिग्मा दे रखा होगा या इसका चार्ज और एरिया दे रखा होगा, एरिया खूब बड़ा। अगर इसका सिग्मा दे रखा तो आप बोल सकते हो कि सर इस इतने से एरिया पर जो चार्ज है दैट इज सिंपली सिग्मा इनटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या तो ऐसे बोलते हैं, या ऐसे कह दो कि सर ए एरिया पर क्यू चार्ज है तो एस एरिया पर कितना होगा, क्यू बाई ए इंटू एस, या बेटा ऐसे बोल दो Q by A into S, but I charge inside upon epsilon naught. This is my equation number 2. These are 2 equations. The same flux, it is by definition the same flux by Gauss law. बेटा दोनों को बराबर कर दो, बेटा जैसे बराबर किया S से S कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को बराबर किया तो S से S कैंसिल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। This is the answer which we already remember.
और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे बढ़िया बात बड़ा है ही आपके पास ये कि इसमें x तो आया ही नहीं, और अगर x नहीं आया इस बात का अर्थ ये कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो बड़ा वो सेम होगा। राइट वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, लेफ्ट वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म इन वन साइड। एक तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और ग्राफ और इस पे सारे सवाल हम पहले से कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम दोबारा पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल चुके थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इवन इंटीग्रेशन से निकाली थी। बड़ा याद करो, दो स्टाइल से निकाली थी। एक बड़ा हमने डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी और डिस्क के रेडियस को इनफाइनाइट कर दिया था। एक तो ऐसे निकाला था, और बड़ा एक तरीके से और निकाला था, क्या है हाँ, एक अपने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिप ली थी ऐसे डब्ल्यू विड्थ की, फिर उसकी विड्थ को अपने इनफाइनाइट कर दिया, तो लेंथ तो पहले इनफाइनाइट थी, विड्थ भी इनफाइनाइट होगी, तो उसके कारण भी बेटा अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और दोनों ही केस में आपका आंसर यही आया था। तो अभी भी वही आना चाहिए, नया थोड़ी आना चाहिए। तो हम ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग शीट से बड़ा इस तरह से तुम बड़े आराम से बड़ा ये लगा सोच सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक सवाल बड़ा और करते हैं। एक सवाल है ना, एक डेरिवेशन और करते हैं बेटा, दैट इज फोर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। बड़ा हालांकि हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रहता है, बड़ा हमने याद भी कर रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा हम लोगों ने सवाल भी कर रखे हैं। बट चलिए बड़ा फिर से देख लेते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क है नहीं आपके पास। बड़ा ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसकी बड़ा मुझे चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखी है, बड़ा लेट्स से लेंथ ये गिवन है। मुझे इसके कारण इस वायर से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, थोड़ा जितना चार्ज ऊपर उतना चार्ज नीचे, तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ठीक है, हम जानते हैं इस बात। बड़ा गॉसियन सरफेस लीजिए, यहाँ पर बड़ा जो गॉसियन सरफेस होगी वो हम इस तरह से चूज करेंगे कि बेटा ये एक लाइन की जो बड़ा वर्टिकल, इस वर्टिकल लाइन पर हर जगह बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री आप कह सकते हो कि सेम आएगी, हर जगह बड़ा सेम आएगी। बड़ा फिर ऐसे ये सर्कुलर और पूरा एक सिलेंडर बना दीजिए बड़ा इस तरह से, पूरा बड़ा इस तरह से एक सिलेंडर बना लीजिए एल लेंथ का, एल लेंथ बड़ा इस तरह से सिलेंडर बना लीजिए। आर रेडियस का, एल लेंथ का बड़ा इस तरह से एक इमेजिनरी सिलेंडर बना लीजिए, एंड दिस imaginary cylinder is of course बड़ा your Gaussian surface। बड़ा this is your Gaussian surface, बड़ा ये आपकी Gaussian surface। Fair enough। इस Gaussian surface बड़ा तीन हिस्से हैं, एक बड़ा ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मैं बड़ा इसको सरफेस 1 कह रहा हूं। ये बेटा मेरे पास नीचे वाला फिर से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये बड़ा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन 2, और तीसरा बड़ा आपका एक कर्व्ड पार्ट। और बड़ा गौर कीजिएगा, आपने बड़ा पूरा ढक दिया, इसको पूरा ढक दिया, इसका मतलब गॉस लॉ लगा सकते हो। गॉस लॉ लगाने के लिए बेटा चार्ज को हर तरफ से कवर करना जरूरी है, और कवर करने के बाद जो सरफेस बनती है उसी का तो हम क्या नाम निकालते हैं, गॉसियन सरफेस। फिर ना इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगे।
ऐसे बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, ठीक है ना, आराम से निकालते हैं बेटा। सबसे पहले तो अपन बाय डेफिनेशन यू कुड से कि सर नेट फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस बेटा फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। सरफेस 1 से और सरफेस 2 से फ्लक्स 0 है, ये बड़ा एकदम डायग्राम से समझ में आ गया होगा आपको। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ऐसे, और आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है ऐसे, तो कोई भी लाइन बड़ा इसको क्रॉस तो कर नहीं रही है। इसको आप बड़ा ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे मान लो बड़ा मैंने यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया लूंगा तो उसका एरिया वेक्टर बड़ा ऐसे आएगा ds। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ds है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल विल बी ऑफ कोर्स 90 डिग्री। यही कहानी बड़ा यहाँ पर। अगर मैं छोटा सा सरफेस लूँ तो उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे बड़ा, दैट इज ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बड़ा सामने की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आएगा 90, सो ऑफ कोर्स बड़ा फ्लक्स विल बी सेम। यही कहानी बड़ा यहाँ पर है। छोटा सा सरफेस लिया ऐसे, एरिया वेक्टर आएगा ऐसे बड़ा, एरिया वेक्टर ऐसे लेने को दिक्कत तो नहीं है आपको? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर यहाँ पर ऊपर लिया तो यहाँ भी ऊपर लो। नहीं बेटा, मैं बता चुका हूँ आपको, हमारा कन्वेंशन है कि हम एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल तो लेंगे, लेकिन नॉर्मल भी दो सकते हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ। हम हमेशा बाहर की तरफ एरिया वेक्टर पॉजिटिव, अंदर बेटा नेगेटिव, तो इधर ds वेक्टर तो इधर माइनस ds वेक्टर, मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ds ऐसे, दोनों के बीच में एंगल विल बी ऑफ कोर्स 90। इस पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर फिर से आपका ds, बड़ा आपका ds तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, हर पॉइंट पर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी 90। सो वी कुड इजीली से कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज 0 एंड द रीजन इज कॉमन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स के बीच में एंगल आपका 0। मुझे सिर्फ सरफेस 3 के अलोंग बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी बेटा फ्लक्स निकालना है और कुछ नहीं निकालना। चलिए बेटा सरफेस 3 पे आए। सरफेस 3 बड़ा, सरफेस 3 आपका कर्व सरफेस है। मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, लेट्स से बड़ा ds। एज यू कैन सी दैट कि बड़ा सरफेस वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सो सरफेस इज ds, तो ds वेक्टर विल बी लाइक दिस। ds वेक्टर बड़ा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी 0। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लूँ तो आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर आएगा बाहर की तरफ, दैट इज ds वेक्टर। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी बाहर की तरफ, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0। इसी तरह से अगर बेटा मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लूँ, उस छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ बेटा, दैट इज योर ds वेक्टर। अगेन बेटा आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसे मानो तो सर यहाँ भी ऐसे मानो, नहीं बेटा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। सर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। हमारा कन्वेंशन बड़ा शुरुआत से ये रहा है कि बाहर वाले को ds वेक्टर और अंदर वाले को हम माइनस ds वेक्टर, तो मतलब ds वेक्टर चाहिए तो बाहर। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, एंगल कम्स आउट टू बी 0। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बेटा बाहर की तरफ, एंगल आपके पास आएगा 0। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आपका 0 आ रहा है। तो सरफेस 3 के अलोंग जो फ्लक्स निकालना था वो निकालने के लिए मैंने कहा कि चल बेटा E डॉट ds करते हैं। फिर मेरे बच्चे बोले सर E वेक्टर बाहर निकाल लो। नहीं बेटा, ऐसी गुस्ताखी हम कर नहीं सकते। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और अगर मैंने ऐसे सिलेंडर बना रखा है गॉसियन सरफेस का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। E वेक्टर बेटा बाहर नहीं निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, इसको आप लिख दीजिए। आपको अंदाजा लग गया होगा क्या लिखना है। It can be written as E into ds into cos of 0, which can be बेटा, ओ बेटा अब गोला मत लगाओ, सॉरी बेटा गोला नहीं लगाना।
बेटा गोला इसलिए लगाना कि बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस 3 से फ्लक्स निकालना है, और सरफेस 3 से अपन ने कवर नहीं किया ना, कवर करने के लिए तो सरफेस 3 प्लस सरफेस 2 प्लस सरफेस 1। बेटा अब वो साइन में गोला लगाने की जरूरत है। इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो, ई को बाहर निकाल लो और सिर्फ इंटीग्रेशन ds। बेटा ई तो ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ds, बेटा इंटीग्रेशन ds में सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंडर का एरिया लिखना है। आई होप बेटा आप समझ गए कि एरिया कैसे लिखेंगे। एरिया हम लिखेंगे बेटा पूरा का पूरा सिलेंडर का एरिया। बेटा बोलो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2 पाई r, तो बेटा ये लेंथ इनटू बेटा हाइट कितनी है l। सो आप कह सकते हो कि एरिया विल बी 2 पाई r इनटू, दिस इज माय फ्लक्स बाय डेफिनेशन, एंड द सेम फ्लक्स can be written as by Gauss law. I could say कि by Gauss law the same flux can be written as charge inside upon epsilon naught. बेटा what is the charge inside? तो आप बोलो सर charge inside is just this one। हमारी Gaussian surface के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ज है, और इस वाले चार्ज को हम बड़े इत्मीनान से लिख सकते हैं लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ। बेटा ये लेंथ कितनी होगी, आप बोलो सर इसकी लेंथ हमने l मान कर रखी है, तो ये लेंथ भी तुम्हारे पास l ही आएगी, तो दैट इज लैम्डा l। दिस इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। एक ही फ्लक्स को बड़ा हम दो स्टाइल से लिख चुके हैं, वन बाय डेफिनेशन, अदर इज बाय गॉस लॉ। ऑफ कोर्स द फ्लक्स कैन हैव ओनली वन वैल्यू, किसी भी तरीके से निकाल लो बेटा। जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट किया बेटा, हमारे पास आ गया बेटा बोलना E into 2 pi r l should be equal to lambda l upon epsilon naught। l से l cancel and electric field comes out to be lambda upon 2 pi epsilon naught r। ये हमारा आंसर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका अर्थ आप जानते हो बेटा, जैसे 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 हम इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से दूर जाएंगे बेटा, वैसे 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 लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। हमने बेटा इसको शायद ऐसे याद कर रखा होगा 2k लैम्डा अपॉन r। तो बेटा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटा, ऐसे सोचना समझना कोई बहुत टफ टास्क था नहीं, बट स्टिल वी मस्ट नो दिस ड्रिल कि बेटा हमें कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी है। सॉरी बेटा, कैसे कैसे गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी निकाल चुके थे, याद कीजिए बेटा। हमने फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा हम लोगों ने फिर θ1 और θ2 को 90 रखा था, और ऐसे केस में हमने बड़े आराम से पहले भी ये वाले आंसर निकाल रखे। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस वायर से डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा, बेटा पहले भी बना चुका हूँ, वापस से बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बेटा इट इज समथिंग लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे 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 दूर जाओगे बेटा, वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी। बेटा ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो बात हुई बेटा हमारी गॉस लॉ। बेटा अभी 1-2 पॉइंट बचे हैं बेटा गॉस लॉ पर। बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर सेक्शन आई है, बट बेटा कल ही कर लेना उसको ना, आज थोड़ा ठीक है। एक्सरसाइज 2 अगर मैं बेटा अपना उससे पहले तक के जितने सवाल हों वो निपटाऊँ। सेक्शन आई बेटा पूरा पढ़ने के बाद ही करना, तो हाफ एन आवर के आसपास का बेटा लेक्चर बचाऊँ, पहले अपन वो निपटा लेंगे, उसके बाद बेटा सेक्शन आई निपटा लेंगे, ठीक रहेगा ना।